क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड परीक्षा टॉप 30 VVI क्वेश्चन लघु तरीय प्रश्नोत्तर देसी गुरुजी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान में जो है केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस 5 चैप्टर को पढ़ते तो हैं, लेकिन इस 5 चैप्टर से बिहार बोर्ड में मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है। ना विश्वास हो तो पिछला साल का देख ले सकते हैं आप, पूरा वीडियो जाके देखिए और क्वेश्चन जाके देखिए। ये हूबहू बाबू ने पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको उसके लिए फिर से अगले साल 2027 की तैयारी के लिए पहुंच चुका हूं मैं आप सबके सामने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 में हम लोग 15 एक पार्ट में पढ़ेंगे और 15 जो है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, यानी 15-15 करके पढ़ेंगे। आप कहिएगा पढ़ेंगे कैसे, तो वीडियो भगा दीजिएगा फटाक से आप, तो उससे पढ़ाई नहीं होता है। पूरा वीडियो पहले बैठ के देख लीजिए, पहले देखिए और तब सुनिए, देखिए सुनिए, आप मुजबानी लिखिए। 3 तरीका से होता है, छाप लेने से कुछ नहीं होगा, छपनतम करिएगा कुछ नहीं होने वाला है बाबू। छपनतम नहीं बल्कि पूरा हम पढ़ाएंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी सिखाएंगे, नंबर कैसे मिलेगा। तो चलिए क्लास की तरफ, ज़्यादा देरी नहीं करना है, क्या समझे, ज़्यादा देरी नहीं करना है और डायरेक्ट क्लास की तरफ चलते हैं। और पहला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण के साथ जो है इसको देना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया में कि किसी भी अभिक्रिया को हम प्रतीक और चिन्ह के माध्यम से दिखाते हैं, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आप कोई भी ऐसा समीकरण है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2H2 है जो गैस है और ऑक्सीजन है, यानी H में O जुड़ने से क्या बनता है, H2O बनता है। तो अब इसको क्या किया गया, इसके पीछे 2 गुणांक लगाया गया है। क्यों लगाया गया है जानिए। देखिए H2 + O2 क्या हो जाता है, H2O। यहाँ पे लिक्विड है, अगर इधर यहाँ पे मान लीजिए 2 लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 लगा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर देखिए H जो है 2 दूनी 4 गो है और यहाँ पर 2 गो है। तो समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या अब बनने वाले यौगिकों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी इधर भी देखिए H 4 गो हो गया, इधर वो 2 गो हो गया, इधर 2 दूनी 4 गो H हो गया, इधर भी 2 गो हो गया। अगर ये 4 2 इधर भी है, 4 2 इधर भी है, अगर दोनों एक जैसा बराबर नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली। ठीक है, अब यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अगर परीक्षा में देगा तो आपको ऐसे ही लिखना है उत्तर। पहले जो है सो प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा, पहला या दूसरा, और उसका उत्तर लिखिएगा ब्लू पेन से। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे अभी हमने आपको बता दिया कि उत्पादक इसको कहते हैं जो है अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर वाला अभिकारक होता है, इधर वाला क्या होता है बाबू रे, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ एक जैसा अगर हो जाए परमाणुओं की संख्या तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप पहले इसको याद कर लीजिए और उसके बाद जब उदाहरण लिखना होगा तो ऐसे ही उदाहरण आपको लिखना है और याद रखना है उदाहरण में कि इसको ब्लैक पेन से उदाहरण को लिखना है, एक बॉक्स बना करके उदाहरण नीचे में लिखिएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। उत्पादक और अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ऐसे करके याद करिए जोड़ डाल के। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको मैं बताया भी था क्लास में, फिर से पढ़ा रहा हूं। ऐसे लिखना है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। पहले लिखना है आपको ऐसे, 1 नंबर में लिखिएगा संयोजन और तब लिखिएगा कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे लिखना है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है, यानी चूना को जब जल में डालते हैं, चूना देखे हैं ना भाई, पोतने वाला चूना, जब चूना को जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और उसके साथ साथ उसमें भाप भी निकलता है, यानी गर्मी भी निकलती है। जहां भी गर्मी निकलता है उसको भी उष्माक्षेपी बोलते हैं। जहां भी उष्मा दिया होगा प्लस में उष्मा, उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आपको ऐसे लिखना है। वियोजन में क्या लिखिएगा, इसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देते हैं, यानी गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो अब इसमें 2 गो बात होता है। संयोजन अभिक्रिया में ये दोनों जो अभी देख रहे हैं, चूना वाला जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें ऊर्जा प्लस में है तो इसको उष्माक्षेपी भी कहते हैं, याद रखना है।
और इधर देखिए कि उष्मा इसमें दिया जा रहा है, इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा बाहर से दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं बाबू? उष्मा शोषी कहते हैं, इसको उष्मा क्षेपी कहते हैं, इसको उष्मा शोषी कहते हैं। एक एक क्वेश्चन के साथ साथ एक एक नॉलेज भी लेते चलना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, पहले ऐसे लिखना है, फिर 1 नंबर देकर ऐसे लिखना है, और इसके ठीक नीचे जब एक बक्सा बना के एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर वियोजन के बारे में लिखिएगा, फिर बक्सा बना के एक एग्जाम्पल लिखिएगा। ये दोनों ब्लैक पेन से होगा, बाकी सब ब्लू पेन से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर जी। और ये संयोजन और वियोजन जब लिखिएगा, इस दोनों को भी ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब दूसरी बात, तीसरा हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। क्या है देखिए कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, इसके लिए आपके किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि जब क्या होगा जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा। लिखा हुआ है, क्रियाकलाप बना के दिया हुआ है। तो जब भी लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे बाबू, तो क्या होगा? कॉपर में से सल्फेट निकल जाएगा, यानी कॉपर में से सल्फेट को हटा दिया जाएगा, और सल्फेट किसके साथ जुड़ गया? तो आयरन के साथ जुड़ गया, यानी Fe के साथ जुड़ गया। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देख लीजिए, लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में, अब देखिए इस बक्सा में यस लिखा है, ये क्यू भी देना जरूरी है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग भी बदल जाता है, साथ में क्या बनता है? तो आयरन सल्फेट बनता है, प्लस कॉपर जो है ठोस अवस्था में रह जाता है। अब उसके बाद क्या है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या है? इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें अभिकारकों के बीच आयन, यानी अपना इलेक्ट्रॉन वो उसको देता है, उससे लेता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है। तो आयन किसको कहते हैं? जैसे Cl क्लोरीन हो गया ना, ये क्या हो? Cl2 क्या हो गया? आयन के रूप में। SO4 यहाँ पे किसके रूप में? आयन के रूप में होता है। यानी Na2 जो होता है, Na सोडियम, वो धनायन होता है, और Cl जो होता है वो ऋणायन होता है। आयन भी 2 तरह के होते हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, उस पर प्लस चार्ज लगा रहता है, जैसे Na+। जो लेता है उसके ऊपर माइनस रहता है, ठीक है। देने वाला महान होता है इसलिए Na+ होता है, लेने वाला महान नहीं होता इसलिए Cl- होता है। हम भी दे रहे हैं आपको ज्ञान, इसलिए आप भी ले लीजिए, हम भी महान कहला जाएंगे। समझ में आई बात? तो अब आपको क्या करना है? विस्थापन लिख देने के बाद उदाहरण। अब द्विविस्थापन, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे उदाहरण को? तो देखिए, इसका सल्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका क्लोरीन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए Na2 NaCl, देखिए Na2 था तो 2 Na हो गया, और Cl इधर इसके साथ जुड़ गया। SO4 देखिए, SO4 Ba के साथ BaSO4, तो इसको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों का अभिक्रिया होगा, तो बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड, ये ऐसे करके नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये निशान आपको लगाना बहुत जरूरी है। हर एक प्रतीक का रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ना कुछ महत्व होता है। ये एरो का साइन नीचे रहता है, ऊपर रहता है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया तीसरा हो गया, और तीसरा हो गया विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर पूछता है। अब देखिए क्या लिखना है ऐसे ही आपको एग्जाम में। अब है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। तो कहिएगा लोहा नमी और हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। लोहा नमी और हवा के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेता है। पेंट की परत लोहे को नमी और हवा के सीधे संपर्क से बचाती है, अतः हम लोग लोहा को पेंट करते हैं। इसके आगे आपको एक लाइन अपने मन से जोड़ देना है, अतः हम लोहे की वस्तुओं को ऐसे करके लिख देना है, अतः हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, ऐसे करके आपको लिख देना है। आपके घर में भी लोहा होगा, आपने देखा होगा कि लोहा में क्या लग जाता है बाबू रे? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? तो जंग लग जाता है। अब हम लोग का ये हो गया। अब इसके ठीक नेक्स्ट, इसका ठीक अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। उष्माशोषी, अभी तो बता रहे थे, चर्चा किए भी थे, उष्माशोषी और एवं उष्माक्षेपी में क्या अंतर है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी में अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। पहले लिख दीजिएगा और तब इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा 1 नंबर डाल के,
और इसमें लिखिएगा कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती हो, यानी उष्मा बाहर निकलती हो, उसको क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी, जैसे श्वसन। और इसका एग्जाम्पल श्वसन का देना है C6H12O6, ये विलयन होता है। और ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग जो खाते हैं उसमें शर्करा होता है, C6H12O6 होता है, और ऑक्सीजन ऊपर से अपना सब सांस लेते हैं, तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक देने अपना सब छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है, और प्लस इसके साथ क्या क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन क्या है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछ देगा अगर आपको, तो उसमें भी आपको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। और उष्माक्षेपी का अगर उदाहरण देना हो तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में श्वसन, और इसको बक्सा बना के एग्जाम्पल को दिखाना है, ठीक है। अब उष्माशोषी, जिस अभिक्रिया को होने के लिए बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है, यानी इसमें ऊर्जा निकलता है और इसमें हमको पहले ऊर्जा देना पड़ता है। तो जैसे उष्मा दिए, इसमें ऊर्जा दिए कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ये टूट के क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सो ऊपर की तरफ रिलीज होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? रिलीज होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका अभिक्रिया दिखा दीजिएगा उष्मा के साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीका से जो है आपको याद रखना है कि इस तरीका से जो है इसको कहते हैं उष्माशोषी उष्माक्षेपी। एक में ऊर्जा जो है निकलता है, एक में ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। याद कर लेना है बाबू अच्छे से। देखिए, पहले बात को समझिए और उदाहरण को अच्छे से याद कर लीजिए। एक एक चीज को पहले जब तक याद नहीं करिएगा तब तक झूठों का उतारने से कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अध्याय 2 से चलते हैं। पहला से कुछ कुछ हो गया, अब अध्याय 2 से कुछ कुछ देखिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टा पदार्थ हम लोग क्यों नहीं रखते हैं? इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता देता हूं कि पीतल जो होता है बाबू, पीतल जो होता है और तांबा जो होता है, वो जो होता है क्षार होता है। क्या होता है बाबू रे? क्षार। और दही में क्या पाया जाता है? अम्ल। तो आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करती है तो क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। याद रखिएगा। तो दही में अम्ल होता है जो तांबे या पीतल के साथ अभिक्रिया करके जहरीला पदार्थ बना देता है। दही में अम्ल होता है और तांबा और पीतल क्षार होता है। ये जब रिएक्ट करता है तो जहरीला पदार्थ बना देता है, जिसमें भोजन खराब हो जाता है। अतः हमें पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ये आप लास्ट में नीचे में जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका एक लाइन आगे बेहतर हो जाएगा। इससे एक लाइन बड़ा हो जाएगा आपका आंसर। अतः लगा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये छठा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ कि शुष्क माने हुआ सूखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस शुष्क लिटमस यानी सूखे लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि रंग बदलने के लिए H+ आयन की आवश्यकता होती है, जो केवल सिर्फ जल की उपस्थिति में होता है। यानी अम्ल जो होता है बाबू, अम्ल, याद रखना है कि अम्ल हमेशा कहाँ देता है? आयन। तो जब अम्ल को जल में डालते हैं, तो क्या देता है आपको? अम्ल आयन देता है। क्या देता है? आयन, ठीक है। लेकिन शुष्क माने होता है सूखा। तो सूखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सूखे लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वह जल की उपस्थिति में बनते हैं आयन। तो यहां बता रहा है कि H+ आयन जरूरी है, जो केवल जल की उपस्थिति में बनते हैं। शुष्क गैस में आयन नहीं होते हैं, इसलिए रंग नहीं बदलता है। आप इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। बात एक है कि जल का होना जरूरी है। जल नहीं है, सूखा है, इसलिए ये नहीं देगा आपको। क्या नहीं देगा? तो रंग जो है लिटमस का नहीं बदलता है। उत्तर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, इसको सुन लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। हम लोग का 7वां खत्म हो गया। 8वां है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सब जानते होंगे बाबू, सब जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला सबको याद होगा, CaSO4 × 12H2। तो आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी यानी मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि POP जो होता है, जब भी उसको जल में डालिएगा तो उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद क्या होता है? तो कठोर हो जाता है, पत्थर बन जाता है। घर में POP आपने करवाया होगा, तो उसको जब ये पानी में डालिएगा तो पत्थर बन जाता है। इसलिए क्या लिखा गया है? क्योंकि यह नमी के संपर्क में आते ही पानी सोख कर जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का मतलब वही हुआ, जब भी आप POP को घोरते हैं और घोरने के बाद दीवार में मिस्त्री लोग लगाता है, तो दीवार जो एकदम कठोर हो जाता है, वो कठोर क्या है? जिप्सम है। जिप्सम कहाँ ढूंढते हो? जिप्सम को सबके घर में जिप्सम है भाई, है ना।
यहाँ पे लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में नहीं रखते हैं क्योंकि से स्टार्ट नहीं करना है उत्तर को, याद रखिएगा। ये तो मैं शॉर्ट में आपको याद करवा रहा हूं, उत्तर यहां से लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में नहीं रखते हैं, ऐसे लिखिएगा, नहीं रखते हैं क्योंकि यह नमी के संपर्क में आते ही पानी सोखकर जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बना लेता है। अब पूछेगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का ये क्या है बाबू रे, जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम, ठीक है। ये क्या है बाबू रे, ये POP है जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये क्या है बाबू रे, जल है, ये क्या है बाबू रे, जल है, ठीक है। तो POP को जब जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद क्या होता है, जिप्सम बनता है। इसका उदाहरण भी आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, और उदाहरण याद करके इसको लिख दीजिएगा। मैं कहता हूं इतना मस्त नंबर मिलेगा कि पूछिए मत। अब अगले बार देखिए, अगली क्वेश्चन को देखिए। अब कहता है धावन सोडा, बेकिंग सोडा। ये सोडा तो आपने सुना ही होगा, भोज भात में भी होता है एगो सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा और एक होता है कपड़ा धोने वाला सोडा। दोनों सोडा में है फर्क बाबू। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में निम्नलिखित अंतर है, अंतर तो नहीं, निम्नलिखित उपयोग है। यहाँ पे अंतर नहीं लिखिएगा, उपयोग लिखिएगा, और में नहीं लिखिएगा, में को काट दीजिएगा, का लिखिएगा। धोने का सोडा बेकिंग सोडा में, अच्छा में तो सही है, में सही है बाबू। में निम्नलिखित उपयोग है, या धोने का सोडा में बेकिंग सोडा का निम्नलिखित उपयोग है, में को काट दीजिएगा और इसके जगह पर का लिख दीजिएगा, का निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है, अंतर नहीं उपयोग है। अब धोने का सोडा जो होता है यानी धावन सोडा जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है। इससे पिछला वाला सूत्र वाला वीडियो देखिए ना, टॉप मोस्ट जितना फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला सब एक जगह आपको हम याद करवा दिए हुए, वाला वीडियो जाके देख लीजिए साइंस में। कांच साबुन उद्योग में, यानी कांच जहां शीशा बनता है, जहां साबुन बनता है, वहां पे Na का उपयोग होता है, सोडियम का। जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जिस जल में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिस जल में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उस जल को कठोर जल कहा जाता है। बोलिए, जिस जल में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है उसे कठोर जल कहा जाता है, और इसको दूर करने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना बनाने में एंटासिड के रूप में, यानी खास्ता कचौरी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ सोडा थोड़ा डालते हैं। और अग्निशामक यंत्र में, यानी कि आग बुझाने वाला जो फायरिंग एक्सटेंशन होता है, ललका डिब्बा वाला देखते होंगे, उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चे कैसा लगा आपको ये 9वां क्वेश्चन? बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है अच्छे से, इस दोनों को ब्लैक से और ऊपर में ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम, सूत्र और बनाने की विधि लिखिए। नून जो खाते हैं घर में उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl, और विधि इसकी बनाने की क्या होती है, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण या HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बनता है, ठीक है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो ये है क्षार, ये क्या है, क्षार, और ये है अम्ल, ये क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लवण। क्या बनता है बाबू रे, लवण। क्या बनता है, लवण बनता है। और लवण बनाने के बाद जो ये लवण होता है बाबू, ये लवण जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको लवण ही कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो लवण बनता है। तो इसको आपको याद रखना है, और ऐसे भी आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं नीचे में, अम्ल जोड़ क्षार, या एक कोई अम्ल Na+ लिख दिए प्लस Cl लिख लीजिएगा, और 2NaCl लिख करके भी आप उदाहरण भी दिखा सकते हैं नून बनने का विधि का, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10वां पढ़ाया है। अब हम लोग चलते हैं 11 में। ये उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है सिर्फ। अम्ल का जलीय विलयन, ये भी बहुत VVI। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। अम्ल जल में घुलने पर अम्ल आयन में टूट जाता है, इन्हीं मुक्त आयनों की गति के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। तो आप कहिएगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो क्या लिखना है कि जब जल में अम्ल घुलता है, जब जल में अम्ल घुलता है तो वह आयन प्रदान करता है, तो वह आयन प्रदान करता है, इन्हीं मुक्त आयनों की गति के कारण इसके अंदर विद्युत चलता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ऐसे लिखिएगा तो जबरदस्त नंबर मिलेगा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब देखिए तीसरा अध्याय से हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। और धातु के बारे में जानते होंगे आप लोग कि हर चमकने वाला चीज लगभग धातु होता है और नहीं चमकने वाला चीज अधातु होता है, ठीक है। उसमें कुछ अपवाद वगैरह है,
मैं मानता हूं, लेकिन अधातु, इस धातु अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूछेगा तो भौतिक गुण से पूछेगा आघातवर्ता और तन्यता का क्या अर्थ है। आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। धातु को पीटकर पतली चादर बनाना आघातवर्ता कहलाता है और खींचकर तार बनाना तन्यता कहलाता है। एक लाइन में आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो आप पहले आघातवर्ता लिख दीजिएगा पहला पॉइंट ब्लैक से, और दूसरा में तन्यता लिख दीजिएगा, 2 पॉइंट बना दीजिएगा, डैश मार दीजिएगा, डैश मार दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसका लिखिए धातु को पीटकर पतली चादर बनाना आघातवर्ता कहलाता है। फिर लिख दीजिएगा धातु को खींचकर तार बनाना तन्यता कहलाता है। 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, दोनों पॉइंट ब्लैक से, तब डैश मार मार के दोनों दो एक लाइन उसमें एक लाइन इसमें, और मस्त लगेगा और दिखने में अच्छा लगेगा और नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब है कि सोडियम को जानते हैं, सोडियम बड़ी खचरा होता है, बड़ी खिसिया होता है, ऐसे ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल, मट्टी तेल जिसको प्लस बोलते हैं, मटिया तेल, उसमें डुबा कर रखा जाता है। काहे कि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है। अभी क्रियाशील वाला में याद रखिएगा पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत ज्यादा एकदम होता है, क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील रहता है। सोडियम बहुत क्रियाशील है, खुली हवा में आते ही ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ क्रिया करके इसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे बचाने के लिए कहाँ पे रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में, जो कि ठंडा होता है, डुबा करके रखा था कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, बाहर निकालिएगा आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो याद रखना है इसको, काहे रखते हैं, ये कारण सहित वाला है, इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी नाम में है उभय, उभय माने जो दोनों गुण रखता हो, कहिएगा वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये लिख दीजिएगा, और उदाहरण में Al2O3 लिख दीजिएगा और Zn जिंक ऑक्साइड लिख दीजिएगा, Al2O3 लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको ये लिख देना है एग्जाम्पल में, और लिखने के बाद आपको फुल नंबर मिल जाएगा, गारंटी है मेरा। ठीक है, इसको बस एग्जाम्पल जहां भी लिखिएगा ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, अब 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भर्जन और निष्पातन। तो आपको मालूम है कि हमारे भुइयां के नीचा में होता है खनिज, और उसी खनिज से निकलता है धातु, और धातु होता है गंदा, उसको किया जाता है साफ, और साफ करके बनता है सब कुछ। तो इसीलिए याद रखिएगा कि भर्जन और निष्पातन में अंतर लिखें, तो भर्जन और निष्पातन में निम्नलिखित अंतर है, ये लिखना जरूरी है बाबू। और पहला पॉइंट बना दीजिएगा, दूसरा पॉइंट बना दीजिएगा, इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा, इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा। ध्यान रखिए बाबू, मेरी कही हुई बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा, बिहार बोर्ड में आपका भी नंबर बेहतरीन आएगा, बेहतर ही नहीं बेहतरीन आएगा, जो मिलेगा वो शानदार मिलेगा। तो भर्जन को क्या करना है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क नाम याद रखिए, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। पूछेगा निष्पातन किसे कहते हैं, निष्पातन किसे कहते हैं बाबू, तो निष्पातन के लिए याद रखना है कि कार्बोनेट अयस्क को, इसमें देखिए भर्जन में सल्फाइड अयस्क और निष्पातन में क्या होता है, तो कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति में गर्म करना, बिना ऑक्सीजन के गर्म करना, उसको क्या कहते हैं, तो निष्पातन कहते हैं, निष्पातन कहते हैं। मैं आपको 15 पढ़ा दिया, मैं 15 पढ़ा दिया, मैं 15 और पढ़ाऊंगा, मैं 15 और पढ़ाऊंगा बच्चे, मेरे भूलना नहीं, मैं 15 पढ़ाया हूं, मैं 15 और पढ़ाऊंगा, और मैं तब तक पढ़ाऊंगा कि जब तक हमारे बिहार बोर्ड के सभी बच्चे देसी गुरुजी से 400 से ऊपर नंबर नहीं लाए, तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे सब बच्चे 400 पार जाएंगे। तो आप सबको भी ऐसे ही तैयारी करना है, और पिछला जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके आप लोग देखते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, इससे आगे 15 से 16वां क्वेश्चन से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।